चलिए जी नेट वाले लोग, तो आप लोग अभी करके आए असाइनमेंट? यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, कल तो ओपन किया था ना। बताइए, ट्राई करके आए ये असाइनमेंट? बताइए डाउट्स, जो भी ट्राई करके आए हो जो लोग। नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 से 7 7, 7 नंबर। ये क्या बोल रहा है ये? Let epsilon and represent the result of independent rolls of a dice with probability of face I turning up is pi more than 0. Summation pi1 है. xn be the Markov chain of the state space 6. xn है maximum of epsilon1 epsilon2 epsilon n plus 1. अच्छा, तो एप्सिलॉन क्या है? रिजल्ट है फेस आई पे टर्न अप। अच्छा, अच्छा रिजल्ट्स हैं। तो एप्सिलॉन 1 मतलब पहला जो टॉस हुआ उसमें, एप्सिलॉन 2 दूसरा टॉस, एप्सिलॉन 3 तीसरा टॉस, एप्सिलॉन है एन जो है nth टॉस, तो उसका मैक्सिमम जो भी आएगा। ओके, सो पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स एन 4 होगा और एक्स नॉट 3 था। तो मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इनिशियली जो है तुम्हारा 3 आया, तुम्हें पता है हर आउटकम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, जो डाइस रोल करते हो, तो दूसरे डाई पे क्या आएगा, ये पहले डाई से इंडिपेंडेंट है, तीसरे पे क्या आएगा, मतलब ईच रोल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, क्वाइन में भी डाइस में भी। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो है कि ये जो एक्स नॉट है, मतलब एक्स नॉट का मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एन को 0 रखो, तो इनिशियल ना, मतलब मैक्सिमम ऑफ, अच्छा ये मैक्सिमम ऑफ, तो एन तो 0 रखोगे तो एप्सिलॉन 1 मतलब पहले रोल पे क्या आया, तो पहले रोल पे आया 3, है ना। ये बता रखा है कि फर्स्ट टाइम थ्रो किया 3 आया। अब एक्सन है कि जो मैक्सिमम होगा, है ना, एक्सन क्या है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, तो एन थ्रो में जो मैक्सिमम आएगा वो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम 4 आने का क्या मतलब है, तो एक तो 3 आ ही चुका है, जैसे एक्स एन लिखेंगे ना, तो एक्स एन क्या है यहाँ पे, मैक्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन एन, है ना, ये चीज़ है। तो मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या था, नहीं एप्सिलॉन 1 से स्टार्ट होगा ना, एप्सिलॉन 1 है पहले रोल पे, दूसरे रोल, तीसरे रोल, तो इसका मैक्सिमम, तो ये तो पक्का है कि एक्स एन मोर देन इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि मुझे बता रखा है एक्स नॉट 3 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 4 आएगी, है ना। तो ये इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाह रहा है, ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 4 गिवन एक्स नॉट 3 है, एक्स नॉट 3 मतलब पहले रोल पे 3 आया हुआ है, ये समझो। तो पहला रोल पे 3 आया, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम होगा ज़्यादा ही होगा, तो एक्स नॉट मोर देन इक्वल टू 3 है। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा ये, है ना, एक्स नॉट 3, तो ये तो पक्का है ना कि एक्स एन जो होगा मोर देन इक्वल टू 3 ही होगा, ये तो पक्का है। या मैं x0 3 पे ही सॉल्व करूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, x0 3, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इज 4 इंटरसेक्शन x0 is 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x0 is 3। x0 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द फर्स्ट रोल, है ना, मैक्सिमम 3 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे 1/6 नहीं, वहां से हो जाएगी, वैसे तो p3 हो जाएगी, है ना, ये है। अब यहाँ है कि इनिशियली 3 आया है, तो मैक्सिमम 4 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो श्योर है, मतलब श्योर इन द सेंस कि तो मैक्सिमम क्या हो सकता था, या तो 4 हो सकता था, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, यही ना, इस तरह से। हम्म,
और एन बहुत लार्ज है ना, लार्ज एन के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा ये मार्कोव चेन के थ्रू जाना है ना, तो मार्कोव चेन के थ्रू अगर मैं देखूँ ये तो मतलब मुझे लग रहा है ये स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी ये जो है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी होगी। ये तो श्योर है ना कि थ्री से तो ज़्यादा ही आएगा। अच्छा थ्री से ज़्यादा आना श्योर है, अगर ऐसा बोलता थ्री से ज़्यादा आना श्योर है, 4 5 6 भी तो हो सकता था। तो कोई ना कोई एक 4 आया होगा इनमें से, और 4 आया होगा। ओके एक मिनट, जो x1 है ना, तो xn-1, xn-n-1 में और xn में मैक्सिमम क्या है, हाउ विल यू डिफाइन। तो इसमें ये तो नहीं होगा 1 - p3 और 0 तो नहीं होगा है ना, मतलब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये और ये तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो आएगा या तो 1 या p4, ठीक है। और 1 तब होगा जब श्योर है कि 4 ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है कि 4 ही आएगा। तो मुझे लगता है ये डाइस वाला केस है ना, इंडिपेंडेंट रोल्स है डाइस का, तो ईच इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो एक्स नॉट वाला और 4 ना। अच्छा ओ याद आया कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा होता है। या जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यही हो जाएगा, एक्स एन बराबर 4। और एक्स एन बराबर 4 मतलब क्या है कि मैक्सिमम 4 है, तो कोई एक तो 4 आया होगा कम से कम, इसका मतलब है। तो इसके हिसाब से P4 ही आएगा, ठीक है ना, मेरे हिसाब से P4 आएगा। जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है या सर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। आंसर शीट में क्या दे रखा आंसर है, शीट में 4 वाला ऑप्शन दिया है, जीरो। 0। जीरो। अच्छा 0 दे रखा है, जैसे क्यों 0 क्यों होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा प्रोबेबिलिटी है ये, हम क्या निकाले हमने कि एक्स एन बराबर 4, P4 है ना, 4 है। लेकिन यहाँ लिमिट का कोई चक्कर है, क्वेश्चन ये लिमिट का कोई चक्कर होगा यहाँ पे। है ना, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है कि, मुझे लगता है लिमिट का कोई चक्कर होगा। अगर ये 4 है तो 0 है मान लो, तो नॉट इक्वल टू 4 1 हो जाएगा। इसका क्या मतलब मुझे बताओ, एक्स एन बराबर 4 होने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ एप्साइलॉन 1 एप्साइलॉन 2 एप्साइलन एन बराबर 4 है। और इसका क्या मतलब है, अगर मैक्सिमम 4 होने का क्या मतलब है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का है, तो इन सब का मैक्सिमम 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। मान लो चलो देखते हैं क्या आता है अभी, एक मिनट। इसको अलग से होना मतलब P4 हमारा था कि जस्ट P4 जो ये है, P4 है है ना, P4 की 4 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, 4 आएगी डाइस पे, वो P4 है, यही कह रहे हैं। अच्छा यहाँ एक्सएन तो मैक्सिमम है, तो एक्सएन बराबर 4 का मतलब हुआ दिस। अब बताओ मैक्सिमम ऑफ दिस इज 4, तो मतलब इसमें कम से कम एक है जो 4 के इक्वल है। अच्छा तो अगर इसका मैं समेशन निकालता हूं तो क्या आएगा, व्हाट इफ आई फाइंड सीरीज, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सीरीज आ जाएगा है ना।
ठीक है, ऐसे तो ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो कि P4 की पावर कोई लार्ज नंबर हो जाए और लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, तब जाके 0 हो सकता है ना। इस तरह से कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम इन सब का 4 है, इसका क्या मतलब है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी लगा रखा है बाहर। तो एप्सिलॉन i इज 4 फॉर सम i, यही होगा 1 2 3 अप टू n फॉर, एक मिनट, अरे यार यही है ना, देखो ठीक है फिर से लिख रहा हूँ। सो xn बराबर 4, अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे बता रखा है कि पहला ट्रायल पे जो आया था वो 3 आया था, ये बता रखा है मुझे, ठीक है ना। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो nth ट्रायल पे मतलब मैक्सिमम जो होगा वो 4 होगा। तो मैक्सिमम 4 होगा मतलब बहुत सारे आउटकम आएंगे, एंड तो ये एप्सिलॉन 1 इज 3, एंड यहाँ से है आपके पास मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n इज 4, यही पूछा है हमसे। तो एप्सिलॉन 1 है यहाँ 3 रख दो। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मैक्स ऑफ 3, है ना। यहाँ एक तो 3 हो गया, और यहाँ पे P1 मतलब यहाँ पे जो भी है एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n इज 4, इस तरह से आया। मैं इसको अलग से ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आ गया कि एप्सिलॉन 1 2 n 4 है, और मुझे पता है कि ये 3 है, तो इसका क्या मतलब है। तो एप्सिलॉन 1 था जो पहले आउटकम है, एप्सिलॉन 2 3 4 ये सब आउटकम्स हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन 2 सेकेंड ट्रायल पे, एप्सिलॉन 3 थर्ड ट्रायल पे, यही बोल रहा है। एप्सिलॉन 4 फोर्थ ट्रायल पे, और मैक्सिमम इसका 4 आ रहा है, तो मतलब कम से कम एक तो 4 होगा, यही मतलब है ना इसका, कम से कम एक तो 4 होगा इसमें। तो इससे ये समझ आया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन i इज 4 फॉर सम i, एप्सिलॉन k इज 4 फॉर सम k, ये होगा। एंड फॉर सम k, लेकिन कितनी बार k होगा तुम्हें कैसे पता। अगर एक बार आया तो P4, और 2 बार आया तो, क्योंकि इसका मैक्सिमम 4 है। हाँ 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है, इन्फिनाइटली मेनी टाइम भी आ सकता है, क्योंकि जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनाइट टाइम टॉस किया, तो 4 कितनी बार आ सकता है ना। इसमें क्या आएगा, सो आई थिंक यही होगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वही आएगा। मुझे देखना, मुझे लग मेरा तो 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक ट्रायल, कोई एक ट्रायल होगा जो 4 आएगा, लेकिन बाकी कुछ भी हो सकता है ना। यही है, एक ट्रायल पे 4 आएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो बाकी ट्रायल का निकालेंगे तो कितना आएगा। सो या तो ऐसा है कि पावर है ना बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो लॉजिक यहाँ ये हो सकता है, मतलब मैंने जो P4 है ना एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है ना, P4 तो एक टॉस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ हो सकता है कि ना बहुत सारे ट्रायल्स हैं तो मल्टीप्लाई होगा n टाइम। सो आई थिंक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की वजह से 0 हो जा रहा है। सो यहाँ ऐसा होगा कि है ना कुछ बार मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि इन्फिनाइट आउटकम्स हैं, है ना, और तुम्हारे पास पॉसिबल चॉइस कितनी है, 6 ही है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो आंसर आएगा जो बोला हुआ है ना, मैं फिर से वही लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n 4 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एप्सिलॉन इन्फिनाइट मतलब बहुत सारे है ना, इन्फिनाइट है, और पॉसिबल 6 आउटकम ही है। तो इसका क्या मतलब होगा, मान लो P1 की पावर n1, P2 की पावर n2 एंड सो ऑन, P6 की पावर सम n6, ये है। और यहाँ पे जो n है मेरा वो होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ये हो सकता है।
अब ये इन्फिनाइट पे जा रहा है ना, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, तो इसका क्या मतलब है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कोई एक तो इन्फिनिटी होगा इसमें से, तभी ऐसा होगा, सब फाइनाइट तो नहीं हो सकता। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 4 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कि कोई आउटकम 4 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, P5 P6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई आइटम 4 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है ना मैक्सिमम तो 4 ही है, तो मतलब या तो 1 2 3 4 होगा। अब पहला वाला 3 है। 4 चॉइस ही है। तो मुझे लगता है शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एप्सिलॉन आई जो होगा 4 होगा इन्फिनाइटली ऑफन, ठीक है, इन्फिनाइटली ऑफन होगा, और इन्फिनाइटली ऑफन होगा तो इसका मतलब है कि, है ना, ये P4 की पावर n हो जाएगी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी शायद इसलिए 0 हो जा रहा है। ठीक है जी, देख लो, तो मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि है ना इसमें जो मैक्सिमम है वो 4 ही होगा, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 बार बार आएगा, सो 4 आ सकता है इन्फिनिटी ऑफ एन टाइम, तो इसमें कुछ ऐसा है ना, पी का सम नंबर n2 समथिंग लगा लो पावर, इसलिए शायद 0 हो जाएगा। तो ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक ट्रायल में तो 4 ही आएगा, P4 होगा, सो मे बी इसलिए 0 है। ठीक है जी, तो ये जस्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये हमारे पास एक्सेन जो है मैक्सिमम है, एक्सेन और एप्सिलॉन अलग है। तो पहले ट्रायल पे जो आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से जो भी आया, तो जो मैक्सिमम है वो एक्सेन है, तो मैक्सिमम एक्सेन बराबर 4, मतलब कि 4 आया है मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो 4 है ना वही मैक्सिमम नंबर है। तो मतलब 4 कहीं ना कहीं इनफाइनाइटली मेनी टाइम आया होगा, तो यहाँ P4 की पावर n हो गया है, और चूंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए कुछ n या सम n1 n2 समथिंग लगा लो, कुछ ni या n1, फिर इसमें ये 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देख लो जी, नेक्स्ट बताओ। यस 9 अच्छा, ये सब सर मार्को। इसमें जो 3 वाला ऑप्शन है, हाँ, सर 3 वाला ऑप्शन कैसे गलत हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा। मतलब पता तो है फॉल्स है, लेकिन कैसे पता कर रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है, और तीनों ऑप्शन तो क्लियर है, 3 वाला ऑप्शन अच्छा, बस मतलब 3 वाले में डाउट है आपको। ओके, so n more than equal to 2 be the positive integer, consider the Markov chain on the state space 1 2 3 up to n। तो स्टेट ये दे रखा है with given transition probability matrix p, so I n denote the identity matrix of order n। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 - 1/3 टाइम आई एन प्लस 4/3 टाइम पी इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ सम मार्कोव चेन, मतलब कोई ऐसा मार्कोव चेन होगा जिसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये होगी। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ईच रो का सम 1 होता है, ये होता है ना टीपीएम में। अच्छा, तो यस बाकी सर। तो आपको क्लियर ही है। हाँ, तो मतलब जो P है उसकी एक आइगन वैल्यू तो 1 होगी, ये तो श्योर है, इसी इससे ये इसलिए ट्रू हो जा रहा है ना, 1 + 3 प्लस, है ना, 1, इसीलिए तो एक आइगन नहीं वैल्यू। सर ये ऑप्शन गलत है 4 वाला। 4 वाला गलत है, सो 1 आइगन वैल्यू होगी ना इसकी, तो पूछा क्या है, नेसेसरली ट्रू पूछा। अच्छा, नेसेसरली जरूरी है ट्रू हो, न- हाँ सर सही है है 4 ना, वाला ऑप्शन क्योंकि सही है, ईच रो थोड़ा का ईच कंफ्यूज हो गया ईच था। रो का सम तो 1 है ना, तो ईच रो का सम 1 है, तो 1 तो एक आइगन वैल्यू होगी P की, और 1 आइगन वैल्यू है तो I की आइगन वैल्यू 1 है, तो 1 + 3 + 1 5 हो गया ना, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए ट्रू है क्योंकि इसकी 1 एक आइगन वैल्यू है। अब यहाँ से बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगा, तो तुम्हें ये सोचना है टीपीएम होने के लिए क्या कंडीशन था। बस टीपीएम होने के लिए एक ही कंडीशन था कि एक मैट्रिक्स है जिसके ईच एंट्री 0 से 1 के बीच होगा, और ईच रो का सम 1 होना चाहिए, यही था ना। तो सोचो क्या इस मैट्रिक्स में हर रो का सम 1 होगा।
सो मुझे बताओ 4/3 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3, 3/3, 1 हो जाएगा ना? तो 1। कोई भी एग्जाम्पल बना लो, तो अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल बना लो। लेट्स से P1 P2 मान लो ऐसा है, या भी कोई भी एक एग्जाम्पल बना लो, P1 P2 P3, या भी 2 क्रॉस, चलो कोई ले लो, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसा बना लो, है ना। 1 1 1 2 P1 3 P2 1 2 2 2 3। तो इसमें बस तुम्हें यही चेक करना है कि ये जो इसके एंट्रीज होंगे, इसके एंट्रीज क्या होंगे? डायगनल्स पे -1/3 आएगा यहाँ पे, और इधर जो भी है। तो बस ये इंश्योर करो कि ईच रो का सम 1 होगा। अगर इतना होगा तो हो गया काम। ठीक है, तुम्हें बस यही चेक करना है कि इस मैट्रिक्स में ईच रो का सम 1 होगा, ऐसा देखना है। तो ये दिखा दो। ओके सर। हम्म। और वो ऐसे ही दिख रहा है कि P की आइगन वैल्यू है ना, एक लैम्डा अगर होगी तो यहाँ से आएगी -1/3 + 4/3, है ना। तो एक तो होगा, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 1 तो आएगी इसकी, है ना। तो ईच रो का सम 1 दिखा दो, हो गया। नेक्स्ट बताओ। जो लोग ट्राई करके आए हैं। 14। हम्म। सर इसके तो सर पहला, तीसरा, चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन है। मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे सही हो गया कैसे। अच्छा, तो यहाँ देखिए क्या है। सर हाँ। सर जो इसकी स्टेट है वो तो इनफाइनाइट है। हाँ, तो इसमें तो रिकरेंट वाला मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों आप एक पॉइंट लिखाए थे ना, जब हमारा स्टेट इनफाइनाइट हो तो उसमें रिकरेंट वाला नहीं मिलता है। नहीं तो नहीं लेकिन नहीं इसमें मिलता, सी नहीं वाला ऑप्शन हो करेक्ट है। सकता। मतलब जैसे कोई फाइनाइट स्टेट वाला मार्कोव चेन है, उसमें एक रिकरेंट स्टेट हमेशा होगा। अगर इनफाइनाइट स्टेट्स हैं तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, कि अगर आप देखोगे तो ये जो बोल रहा है कि जीरो से किसी भी स्टेट में आपको जाना है, जीरो से किसी भी स्टेट में जाना है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/j फैक्टोरियल, और इनटू में ई है ना। इनटू में ई है। अच्छा, यही है। और किसी स्टेट आई से वापस आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, फॉर ऑल आई मोर देन 0, है ना। ये था फॉर ऑल जे मोर देन इक्वल टू 0। किसी स्टेट से वापस आना है तो 1 प्रोबेबिलिटी है। तो वापस आने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। अच्छा, आई डू ऑड है, ऑड के लिए, फॉर ऑल आई मोर देन 0 जो कि ऑड है, ऑड के लिए कह रहा है। और आई से i+1 में जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, फॉर ऑल आई जो कि इवन है। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, देखो। बनाए थे ट्रांजिशन डायग्राम। तो जैसे सर 0, फोर्थ वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो रहा था। देखते हैं, देखिए। 0 1 2 3 4, अभी इतने पे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे 0 पे है, तो 0 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी उसने बता रखा है 1/0 फैक्टोरियल, मतलब 1/e है। पहले से आ जाएगा 0 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी। फिर 1 से 0 आना है तो 1 ऑड है ना, ये ऑड के लिए। तो 1 से 0 आना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ऑड के लिए। और इवन में क्या हो रहा है ना, ऑड में वापस आने के लिए। और आई अगर इवन है तो आई से i+1, तो 2 से 3 पे जा सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अच्छा, फिर 3 से 2 पे आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, फिर तो यही है ना। देखो, 0 से 1 पे जा सकते हैं। अच्छा, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओ, मोर देन 0 के लिए ना यहाँ पे तो इक्वल टू नहीं। एक मिनट। तो
यस सर, क्लियर हो गया। मैं समझ आई ग्रेटर देन 0 वाला केस दी दिखी थी। है ना, ये है, ये नहीं मैं मतलब आई वही। हाँ, इक्वल टू। तो ये इस तरह लूप चलता रहेगा, 1 से 0 पे आने का, 0 से 0 रहेगा, और 0 से 1 जाने का प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 जाने का कोई चांस नहीं है। तो 1 से 0 पे 1 मिनट, जे फैक्टोरियल इंटू ई था ना, तो 0 से कहीं जाना है। अच्छा, 0 से 1 जा सकते हैं ना, 0 से 1 तो जा ही सकते हैं, 0 से 0 ये जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं हम 1/e में ही। हाँ, 0 से 2 भी जा सकते हैं, 0 से 3 भी जा सकते हैं, 0 से हर स्टेट पे जा सकते हैं ना हम तो। देखो, यही तो कह रहा है ये कि 0 से हर स्टेट पे जा सकते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट बताओ। बस सर, आज इतना ही डाउट। आज इतना ही डाउट था। अच्छा, इतना ही करके आए, इसमें बहुत सारे 57 क्वेश्चंस हैं। बाकी लोग ट्राई करके आए हैं जी, पूछिए। हाँ सर, है ना, इसमें आधा ही हो पाया आज। अच्छा, कंप्लीट कीजिए एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करो। ये है। बाकी लोग ट्राई करके आए हो, बताओ। सर 17। 17, अच्छा। हम्म, 17, चलिए। ये कह रहा है कि x1 x2 xn y1 y2 ym इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, कॉमन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन f है। तो xi सैंपल n है, yi सैंपल n है ना, इंडिपेंडेंट है, मतलब आईआईडी है, ठीक है। दो सैंपल इंडिपेंडेंट है ना, 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है। W सम ऑफ रैंक ऑफ x ऑब्जर्वेशन है, W बी द सम ऑफ रैंक्स ऑफ x ऑब्जर्वेशंस इन कंबाइंड रैंकिंग ऑफ ऑल n बराबर m+n+m ऑब्जर्वेशंस। सो W है रैंक का सम x ऑब्जर्वेशंस का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ W ये होगा, ये होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W सिमेट्रिक अबाउट ये होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W डज नॉट डिपेंड ऑन f। तो सोचिए, अभी इस तरह कुछ हमने पढ़ा था रैंक उंक वाला नॉन पैरामीट्रिक में। यस सर, नॉन पैरामीट्रिक। हाँ, तो क्या था उसमें, यहाँ तो बस ये है कि आपके पास n रैंडम वेरिएबल ये है, m रैंडम वेरिएबल ये है, कंबाइन किया m+n है। अब इसको आप रैंकिंग कर रहे हैं ना, रैंकिंग कर रहे हैं, तो रैंकिंग करेंगे तो क्या हो सकता है, तो पॉसिबल रैंक्स क्या हो सकता है इसका। टोटल हमारे पास, अगर मैं इसको रैंकिंग करूँ तो मेरे पास ऐसा होगा रैंडम वेरिएबल, अगर मैं कुछ नया नाम दे दूँ कि मान लो T1 T2, अगर ऐसे रैंक करे, सो Tm+n होगा। अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अरेंज कर दे तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि, ठीक है, तो m+n है। अब इसमें एक्साइज जहां जहां आ रहा है, बताइए उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। W क्या है कि सम ऑफ रैंक्स है, W जो है एक्साइज के सम ऑफ रैंक्स है। तो इसमें जहां जहां एक्साई आया है, तो एक्साई कहाँ आ सकता है, m+n, अच्छा n यहाँ m+n ले रखा है ना, तो m+n चूज n कहीं भी आ सकता है रैंडमली, n जगह ना। तो ये कितना होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो m+n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इस तरह से है कुछ। अच्छा, तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल वे है। सम ऑफ रैंक्स ऑफ x ऑब्जर्वेशन इन द कंबाइंड रैंकिंग। तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि सिमेट्रिक होगा ना, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है ना, कॉमन रैंक है बस। तो हमें कैसे पता कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए,
मीन इसका ये आना चाहिए। तो डब्लू कहीं ना कहीं क्या है, सम ऑफ रैंक्स है कोई। मान लो R1 R2 Rn इस तरह से है ना। मतलब x1 का रैंक R1 बोल रहा हूँ, x2 का रैंक R2 है, xn का रैंक Rn है, इस तरह सम ऑफ रैंक्स है। तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W बताओ, कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ W। तो R1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ R1, ये तो खुद रैंक भी रैंडम है ना। सो रैंक क्या हो सकता है इसका, देख। तो ये कुछ वैसा ही है, सैम्पलिंग टाइप का क्वेश्चन, वैसे मुझे अब तो ऐसे उसमें चला जा रहा है लग रहा है। सो R1 क्या हो सकता है, R1 के पास टोटल, क्योंकि हमारे पास अब ना इतने नंबर्स हैं, मतलब मेरे पास इतने कंबाइन कर देंगे तो कितने रैंडम वेरिएबल हो गए, पहला दूसरा तीसरा m प्लस n जो कि कैपिटल N है, इतने हैं। तो पहले के लिए मेरे पास 1/n चॉइसेस है ना। तो रैंक कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर वहां तक, लेकिन फिर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना। दूसरे का रैंक वो नहीं हो सकता जो पहले का है। तो n-1 ऐसे चलता रहेगा। ओके देखो, सो R1 मान लो ऐसा हो सकता है, R1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 से n में, R2 जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अब बाकी में, है ना। सो बाकी रैंक क्या हो सकता है, एक का रैंक फिक्स हो गया तो बचेगा वो। हाँ तो फिर n-1 होगा, मतलब रैंक अगर कोई फिक्स हो गया कहीं पे मान लो, तो बचागा उसमें n-1 होगा, फिर n-2, मतलब n-1 n-2 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, है ना। क्योंकि ऐसे R2 भी अकेला देखोगे तो कहीं भी हो सकता है 1 से लेके n तक। तो ये जो रैंक्स है ना, ये 1 से लेके कैपिटल N तक कुछ भी हो सकता है, R2 भी 1 से n तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। एंड सो ऑन, जो R आपका पास n है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 1 टू कैपिटल N, इस तरह से है। अब बताओ, मैं पूछूं आपको R1 का एक्सपेक्टेशन कितना है यहाँ से, ये ना W R1 तो R2 ने, R रैंडम वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है ना। आप चाहो तो कैपिटल R देख सकते हो, ये स्मॉल r भी एक रैंडम वेरिएबल है, ये खुद रैंडम है, ठीक है ना। सो ये R रैंडम है, ठीक है। तो यहाँ से ये R1 R2 Rn। अब मैं पूछ रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल R1 बताओ, जिनका डाउट है। यूनिफॉर्म 1 to n का एक्सपेक्टेशन कितना आता है। n+1/2 और n टाइम्स करेंगे तो n इंटू n+1/2। जी, तो यहाँ से तो ऐसा आ जाएगा n इंटू n+1/2 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में तो इंडिपेंडेंट का लेना देना है नहीं, तो ये तो सही आ गया पहला, ठीक है। तो पहला सही आ गया, दूसरा गलत आ गया। नाउ तीसरा देखो कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W इज सिमेट्रिक अबाउट दिस। क्या हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा तो अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये बीच का रैंक है ना, मतलब मीडियम, ये बीच का आ गया। और कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W डज नॉट डिपेंड ऑन F। तो क्या W कहीं F पे डिपेंड कर रहा है, लग रहा है आपको F से कोई मतलब है उसको, F से कोई मतलब है नहीं, ये तो रैंक्स है, ये तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया तो उसको कोई मतलब नहीं है, तो ये भी सही है, इसको F से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कि F क्या है उससे कोई मतलब थोड़ी है, वो तो बस हम रैंकिंग कर रहे हैं, तो रैंकिंग तो उसके वैल्यूज से हो जाएगा, CDF का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन W में तो रैंक्स हैं, तो रैंक को कोई ज़रूरत नहीं है कि CDF क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है।
और अब बचा 3 का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W इज सिमेट्रिक अबाउट दिस नंबर। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक होगा तो मतलब है ना, अगर 3 ऑप्शन ट्रू है तो 1 ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, लेकिन हमने 1 पहले ट्रू दिखाया है, तो सोचना है 3 ट्रू होगा क्या, क्योंकि 3 अगर आप बोल देते हो ट्रू है तो 1 ट्रू होगा ही, ठीक है ना, वो इम्प्लाई करेगा उसको 3 वाला, अगर मीन एग्जिस्ट करता है तो। तो हमने तो रैंकिंग किया ना, देखो यहाँ ध्यान से। सो हमने कहा है कि जो एवरेज रैंक है वो ये होगा n+1/2। अब ये यहाँ आगे जाता रहेगा, ये पीछे आता रहेगा, तो ये भी मुझे सही लग रहा है। उसकी वजह क्या है, एक तो मीन है, देखो बीच में जो है ना क्या बोलते हैं कि W जो है उसका एक्सपेक्टेड रैंक ये है ना, सम ऑफ रैंक था, और एवरेज है ये, सही होना चाहिए 3B। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, 1 और 4 तो ओके है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 में प्रूफ करने के लिए देखना पड़ेगा कि हाउ टू प्रूव इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का एक तरीका ये है कि W माइनस n इंटू n+1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ n इंटू n+2 माइनस W। अगर ये दिखा देंगे तो काम हो जाएगा, अगर हम ये दिखा पाए, ठीक है। सो जैसे यहाँ से मैं पूछूं अगर कि n+1 माइनस 2 माइनस R1 निकालो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ n+1/2 माइनस R2 निकालो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। अगर हम ये दिखा दे, ठीक है, अगर हम ये दिखा देते हैं कि जो n+1/2 माइनस R1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है R1 माइनस n+1/2 के, अगर यहाँ से दिखा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आई थिंक ये होगा, ठीक है ना। यही चीज़ R2 के लिए लिख सकते हैं, R3 के लिए फिर ऐड कर दो, यही चीज़ आप R2 के लिए लिख सकते हो, फिर ये लिख के इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, फिर प्रूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देख लो, पूछो और कुछ। यस सर। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सी 23 का डी। अच्छा डेली डी पार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस म्यू डैश। सर एक मिनट, ए बी सी, सी तो हो जाएगा, काई स्क्वायर पी फॉलो करेगा तो ए बी डी। अच्छा सर डी में चेबीशेव तो एक्सपेक्ट सिग्मा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर होता है। हाँ, तो चेबिशेव लगा लो, क्या होगा इसमें, नहीं इसमें मार्कोव नहीं लग जाएगा, मार्कोव क्या कहता है। सर ये शायद मल्टीवेरिएट का है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीवेरिएट में मार्कोव काम करेगा, रैंडम वेरिएबल ही है ना वो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t/t स्क्वायर, ये भी तो रैंडम वेरिएबल ही तो है, ये है। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर पी फॉलो करेगा। हाँ तो मीन कितना आ जाएगा, पी। तो ठीक है, फिर तो हो गया ना, तो काई स्क्वायर पी का मीन पी, तो ये तो मार्को उससे मार्कोव इनइक्वालिटी से ट्रू हो गया। जैसे ए और बी ऑप्शन में out। हाँ वे भी देखिए एक्स एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश का क्या मतलब, एक्स तो यहाँ वेक्टर है ना, तो एक्स आपके पास है x1 x2 xn, एक्स डैश हो जाएगा आपके पास x1 x2 xn, यही ना। तो x को x डैश से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, तो x1 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर, यही है एक्स एक्स डैश, देखिए। तो इसका क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अच्छा, जैसे एक मतलब मान लो अभी एक फिक्स कर दे, फॉर एग्जांपल जस्ट एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर का क्या आता, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। अगर एक होता तो एक्स एक्स जस्ट एन को 1 रख दे हम, तो 1 रख देंगे तो ठीक है। अगर एन
अब ये मल्टीवेरिएट उसको जनरलाइज करना है, 2 के लिए चेक कर लो। आप n को 2 रख दो, ये p वेरिएट है ना, तो p को 2 रख के देख लो, 2 रखो तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, और प्लस में कितना μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। देखो कैसे फिट बैठेगा सिग्मा प्लस पे, सिग्मा तो मैट्रिक्स है। एक्स एक्स डैश हमने गलत लिखा है क्या, एक्स यहाँ वेक्टर है ना, एक्स एक्स डैश, ये एक्स को इन्होंने कॉलम वेक्टर ले रखा है। वो मैट्रिक्स बनेगा ना सर, एक्स एक्स डैश। हाँ वही तो, क्योंकि अगर हमने मैट्रिक्स इसको वो ले रखा है, हमने तो यहाँ कॉलम वेक्टर लिया ना इसको, मतलब रो वेक्टर लिया है मैंने, इसीलिए यहाँ रो नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मल्टीवेरिएट में ना एक्स ये होता है, तो हमने उल्टा लिया। एक्स जो मल्टीवेरिएट में ये लोग लेते हैं ये कॉलम वेक्टर है ना, सो इससे होगा, तो वो फिर आपका उसमें चला जाएगा विसार्ट फॉर्म में कुछ ऐसा, तो उससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा एक्स, ये तो थ्योरम्स हैं जो देखना है, ये थ्योरम्स हैं, जैसे आपको इसको प्रूफ देखना है। एक्स ये हो गया और एक्स डैश वो होगा जो मैंने पहले एक्स लिखा था, तो x1 x2 xn, ठीक है ना, तो ऐसा होगा एक्चुअली, नहीं तो वो फॉर्म नहीं था। अब एक्स एक्स डैश निकालेंगे तो वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, ये है n क्रॉस 1 और ये है 1 क्रॉस n, तो एक्स एक्स डैश आपका n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, सो दिस इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, तो पहला यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा x1 स्क्वायर, सो डायगोनल पे तो ऐसा आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट होगा x1 x2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो आप इसका एक्सपेक्टेशन लगाइए क्या होगा, e ऑफ x1 स्क्वायर क्या होता है, वही म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सिग्मा मैट्रिक्स में होता है ना, सिग्मा मैट्रिक्स में क्या होता है वेरिएंस रहता है म्यू स्क्वायर। आई थिंक ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आप प्रूफ लिख लो, इसको इजी है, n को 2 रख के फिर इसका प्रूफ लिख लो, हो जाएगा। 2 के लिए जस्टिफाई कर लो ना, उससे ही काम हो जाएगा। 2 के लिए अगर आप p को 2 रख के जस्टिफाई कर पाओगे, दैट्स ऑल। तो मतलब ये सब मैं कह रहा हूँ, ये सब थ्योरम्स हैं जिसका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली प्रूफ का हिंट बता रहा हूँ। ये सब अगर आप मल्टीवेरिएट वाली बुक कोई ढंग की पढ़ोगे तो उसमें ये सब थ्योरम्स लिखे हुए हैं एज अ, तो सीधा सीधा थ्योरम अगर याद है तो ऐसे ही काम हो जाएगा। इसमें क्या जनरल क्वेश्चन है कि एक पी वेरिएट है ना, मल्टीवेरिएट मान लो वो है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पी वेरिएट अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो विद दिस आएगा, देख लो। तो ये सब थ्योरम्स हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जो हम दूसरा कर रहे थे ना, वो जो शुरू में कर रहे थे, वो दूसरा है, वो जो एक्स डैश एक्स वाला जो शुरू में कर रहे थे, उससे आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस ट्रेस सिग्मा। दोनों सही लग रहा है मुझे, तो ट्रू लग रहा है ये, क्योंकि ये सब थ्योरम्स हैं, आपको थ्योरम्स वेरीफाई करना आना चाहिए, हाँ मतलब थ्योरम याद होने चाहिए आपको, तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, ये सब आप देख लीजिए ना। ओके सर। 25 कोई भी बुक उठाइए मल्टीवेरिएट का, थ्योरम्स याद कीजिए। नेक्स्ट क्या है 25। सो x1 x2 xn be independent random variable following common continuous distribution f which is symmetric about 0, ठीक है। तो x1 x2 xn आपके पास है ना, इंडिपेंडेंट है और कॉमन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है f, जो कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल है ना, कॉची है या नॉर्मल है ना, इस तरह से कुछ। ये लाप्लास है ना, ऐसा कुछ 0 के अबाउट वाला। SI है 1 अगर XI मोर देन 0 है, SI -1 अगर है ना, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है, इसी को बोलते हैं मॉड एक्स है ना, सिग्नम फंक्शन है SIs। और RI है रैंक ऑफ मॉड XIs इन द सेट दिस मॉड x1 मॉड x2 मॉड xn में मॉड XI का जो रैंक है वो RI है। तो which of the following, हाँ BCD ऑप्शन में। अच्छा ए बी, तो ट्रू, ए ट्रू हो गया। अच्छा तो BCD, क्योंकि एक्साइज यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है। अच्छा बी में है कि रैंक R1 R2 R3 जो रैंक्स है वो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
तो सोचिए क्या रैंक इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि इन नंबर्स में अगर मान लो R1 का रैंक 2 है तो फिर मतलब अगर मॉड x1 का रैंक R1 है तो डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा ना, क्योंकि तो रैंकिंग कर रहे हैं, रैंकिंग जब कर रहे हैं तो हमारा कोई दूसरे पोजीशन पे आ गया तब दूसरा वाला उस पर नहीं आ सकता, तो वो डिपेंड करेगा एक दूसरे पे उस केस में। सो ये तो गलत हो जाएगा, डिपेंड करेगा, है ना। अब ये एस वाला है, S1 S2 SN जो है और R1 R2 RN जो है ब्रैकेट में होगा। आर इंडिपेंडेंट, एस और आर इंडिपेंडेंट है क्या? तो एसाइज क्या था? अच्छा एसाइज ऑलरेडी था, एक्स आई पॉजिटिव है तो 1 लेंगे, एक्स आई नेगेटिव है तो -1 लेंगे, एक्स आई 0 है तो सो मॉड एक्स आई तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो एस आई और आर आई में क्या रिलेशन है देखिए। तो मतलब एस आई का तो सपोर्ट फिक्स है, या तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से है, सो एक्स आई बराबर 0 की प्रॉपर्टी 0 हो जाती है, ठीक है। और आर आई की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 अप टू n, ये होगा आर आई का सपोर्ट जो है, ये है। तो एस और आर तो मुझे लगता है कहीं रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड होगा? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एस आई 1 है तो ये कुछ डिसाइड करेगा आर के बारे में? बस ये कहेगा कि एक्स आई पॉजिटिव है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। इससे ये पता चलेगा कि एक्स आई पॉजिटिव है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एस आई में तो एस आई और आर आई तो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। एक्स आई के रैंक से एस आई को कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मैं बोलूं कि क्या होता है, अकरेंस ऑफ वन विल इफेक्ट द अदर, है ना। तो यहाँ तो मॉड एक्साइज की बात कर रहा है, तो मॉड एक्साइज में ये हो जाएगा कि एस आई हो जाएगा मॉड एक्साइज ना, मॉड एक्स ले लोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा वो, तो मॉड एक्साइज करस्पॉन्डिंग 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ये रैंकिंग हो रहा है, वहाँ पे 1 -1 0, तो मुझे लग रहा है एस आई और आई कोई रिलेटेड नहीं है ना, दे आर नॉट रिलेटेड, मतलब नॉट डिपेंडेंट। तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, तो ये सही लग रहा है, सी इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज डिसाइड कर रहा है, तो दैट्स वाई। और डी में क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी जो कि है समेशन एस आई आर आई, तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये जो टी है एक्चुअली S1 R1 से लेके SN RN है, ठीक है। तो क्या ये F पे डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन T का? तो SI तो बता रहा था पॉजिटिव नेगेटिव बस चेक कर रहा है ना। एंड जैसे मैंने कहा था कि SI जो है दैट कैन टेक वैल्यू -1 1 0, और RI विल टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू n, दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो T भी डिस्क्रीट ही होगा, ठीक है। और ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक था ना, यही क्वेश्चन था क्या, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो एस आई में होगा प्रोबेबिलिटी एस आई इज इक्वल टू -1 हाफ, प्रोबेबिलिटी एस आई इज इक्वल टू 1 हाफ, क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक था, एंड प्रोबेबिलिटी एस आई इज इक्वल टू 0 इज 0, यही है ना। तो एस आई को तो एफ से कोई लेना देना नहीं है, एफ का फंक्शनल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है एस आई को। अब आते हैं आर आई को, सो आर रैंक्स है, सो उसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अरेंज कर देंगे, है ना। सो रैंक 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी,
तो रैंक को भी एफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो R1 1 है, इसका क्या मतलब है कि मॉड एक्स सबसे छोटा हो गया, ये मतलब है। तो उसको फंक्शन से क्या लेना देना है। तो RISI को एफ से कोई लेना देना नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह। जो पिछला क्वेश्चन था ना, तो एफ से कोई मतलब नहीं है उसको, वही ऐसे ही यहाँ भी है कि यहाँ पे एफ से कोई मतलब नहीं है, डज नॉट डिपेंड। तो अभी मेरे हिसाब से सी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, ठीक है। और आर तो डिपेंड करेगा, और ये आई थिंक सही था, देख लो, यस सर। ठीक है ना। इस तरीके से आएगा कुछ। नेक्स्ट बताइए। सर बेस क्लासिफायर क्या होता है? बेस, 27 नंबर। अच्छा वो बेस वो एक्चुअली उसमें होगा बेजियन, ये सर 27 यस। हाँ बेजियन एनालिसिस जो है ना, या बेजियन एस्टिमेटर जो है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें। सो डेल्टा इज है ना टू क्लास, कंसिडर अ टू क्लास classification problem where the densities of the two computing classes are given as this and this, ठीक है। एक यूनिफॉर्म 0 1, एक बीटा 1 1, बीटा है 2 1। अब पाई 1 पाई 2 प्रायर प्रोबेबिलिटी है टू क्लास का, ठीक है। सो नाउ कंसिडर अ क्लासिफिकेशन डेल्टा विच क्लासिफाइज एन ऑब्जर्वेशन x टू क्लास 1। तो डेल्टा एक क्लासिफायर है, सो जो क्लासिफाई करता है ऑब्जर्वेशन x को टू अ क्लास 1 if x is less than half and to class 2 x is more than half। तो कह रहा है डेल्टा इज अ बेस क्लासिफायर। तो बेस क्लासिफायर का डेफिनेशन क्या होगा जी, किसी को आइडिया है? व्हाट इज अ बेस क्लासिफायर? इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा नहीं। सो डेफिनेशन क्या है, ये कह रहा है कि इन स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन द बेस क्लासिफायर इज द क्लासिफायर हैविंग smallest probability of misclassification of all classifier using the same set of features। तो स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफिकेशन होगा फॉर ऑल क्लासिफाइड यूजिंग। तो यहाँ पे डेल्टा कर क्या रहा है, डेल्टा है ना, एक्स को 1 में भेजेगा अगर एक्स लेस देन हाफ है, और 2 में भेजेगा अगर एक्स मोर देन हाफ है। तो एक्स लेस देन हाफ की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, वहाँ पे हाफ हाफ आ जाएगी ना, एक्स मोर देन हाफ की F1 में हाफ आएगी, F1 में हाफ आ जाएगी, F2 में अलग आएगी, 1/4 और 3/4 आएगी, है ना। लेकिन कह रहे अगर पाई 1 पाई 2 इक्वल, अगर प्रायर दोनों का इक्वल है तो बेस क्लासिफायर होगा क्या, या प्रायर्स अगर है ना डिफरेंट है, तो ऐसे इसके लिए मिस क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। ये बोल रहा है ना कि मिस क्लासिफिकेशन जो है ना वो स्मॉलेस्ट हो जाए, तब जाके हम बोलेंगे वो बेस क्लासिफायर है, ठीक है। तो आपको मिस क्लासिफिकेशन निकालना पड़ेगा। मतलब बेस क्लासिफायर हो गया कि एक क्लासिफायर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग जो मिस क्लासिफिकेशन वो स्मॉलेस्ट होगी, मिनिमम होगी, तो वो जाके आपका बेस क्लासिफायर हो जाएगा। तो इसके बाद बेसियन पढ़ाना पड़ेगा। पवन सर ने एक बार करा रखा है रिकॉर्डेड लेक्चर, देखना आप उसमें जो PYQ बैच है ना रिकॉर्डेड लेक्चर का, जो एक PYQ बैच पहले हमने चलाया था, इससे पहले जनवरी 2023 में स्टार्ट, 2024 में स्टार्ट किया था ना, पिछले साल। तो उसमें वो अभी चला था इस जनवरी से लेके जुलाई तक, है ना, अक्टूबर तक शायद चला था। तो उसमें पवन सर ने करवा रखा है बेजियन वाला, देखना उसमें जो PYQ रिकॉर्डेड बैच होगा, PYQ बैच, उसमें उन्होंने लास्ट में, लास्ट के क्लासेस में, लास्ट के 10-15 क्लासेस में देखना, उसमें करवाया होगा बेजियन। तो उसमें ये सब करवाया उन्होंने, तो फिर उसका थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये है, मुझे भी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, कुछ निकालना पड़ेगा आपको, वही मिस क्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इसको अभी स्किप करते हैं। सर वो रिकॉर्डेड वाले सर आई थिंक पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में, उस रिकॉर्डिंग सॉल्व करा रहे हैं पवन सर। अच्छा, तो पीडीएफ यही तो भेजे हैं, पता पीडीएफ कुछ अलग नहीं भेजे होंगे। अच्छा अच्छा, तो पीडीएफ में क्या होगा? तो पीडीएफ उन्होंने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं किया है? नो सर, वो मतलब बोलते हैं खोलो और फिर कराते हैं। अच्छा, तो फिर तो वो ग्रुप में उसमें भेजते होंगे, फिर वैसे करवाते होंगे वो। तो मुझे लगता है वो पेपर ना ईयर वाइज ही करवाते थे, पेपर भेजते थे ईयर वाइज, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के करवाते थे। जैसे 2024 वो ईयर का नाम लेते होंगे, 2024 का पेपर हो गया, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उस ईयर का पेपर खोल लो ईयर वाइज, और उसमें जो क्वेश्चन है वो ढूंढ ढूंढ के करवाते थे, वैसे करवाते थे कि इस ईयर में क्वेश्चन नंबर ये, इस ईयर में क्वेश्चन नंबर ये, ऐसे करवाए होंगे। तो वो थोड़ा देखिए आप, अगर होता है तो हाँ, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा पहले आपको, ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यस सर। हम्म। बताइए नेक्स्ट, अगर ट्राई करके आए, नेक्स्ट लोग जो ट्राई करके आए हैं। तो ये बेजियन एस्टिमेटर का क्वेश्चन है, बेजियन एस्टिमेशन का, ठीक है ना, बेजियन एनालिसिस जो है। मेरे तो अभी इतने ही, अभी ट्राई नहीं किया आगे। इसको कंप्लीट करके आइए ना, दूसरा असाइनमेंट जो भी है, अब सारे असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, फिर एक बार पूछिए। सो वो असाइनमेंट पहले एक है ना, पहले इसको कंप्लीट कर लो पहले, फिर मैं दूसरा आपको भेज देता हूँ, मैं दूसरा टैग कर देता हूँ, भेजा तो बहुत सारे हैं, तो उसमें आप जितना सॉल्व कीजिए, जो डाउट है वो पूछिए, जो हो सकता है वो कोशिश करूंगा, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, फिर कंप्लीट करके आइए, कल फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे जो डाउट होगा, है ना। देखो नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है सारे, आपको पता ही है ना आपको, कि जितने हैं उनमें से सी सेक्शन में 60 में आपको 20 ही करने होते हैं ना, 20 करने होते हैं, और बी सेक्शन में आपके पास 40 में 25 करने होते हैं। तो आपको बस से सेलेक्ट करना है कि 25 कौन से करोगे, लीनियर के कितने करोगे, रियल के कितने करोगे, स्टैट्स के कितने करोगे, क्योंकि वो तो कंबाइन है ना पूरा। जो यूनिट बी है आपका एग्जाम का, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है, और बहुत सारे 40 क्वेश्चन में ग्रुप थ्योरी भी है, लीनियर अलजेब्रा भी है, रियल भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है, उधर एलपीपी भी है, और है ना इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब है, स्टैटिस्टिक्स भी है। तो आपको देखना होगा इनमें से किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आप करोगे, सो दैट आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो जाए। यूनिट सी जो आपका पार्ट सी है एग्जाम का, उसमें 60 क्वेश्चन है, 60 में फिर से ग्रुप थ्योरी, लीनियर, रियल, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स सब है। अब आपको फिर देखना उनमें से 60 में से कौन से 20 क्वेश्चन आप करना चाहोगे। तो ये जब ईयर वाइज पेपर करोगे तो आप खुद उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं, आप कोई भी 20 कर सकते हो, 60 में से यूनिट सी में, यूनिट बी में 40 में कोई भी 25 कर सकते हो, है ना। अपनी पहला तो एप्टीट्यूड है आई थिंक, उसमें कितने 15 20 में से 15 कितने करने होते हैं, 30 में 20 करने होते हैं ना, 30 होते हैं 20 करने होते हैं। तो इस तरह से है। तो आप ईयर वाइज पीवाई क्यों करोगे तो आपको समझ आएगा कौन से, मतलब पार्ट ए तो आपको 15 करने ही है, जो भी 20 में से, मतलब जो भी 30 में से 20 करने हो तो करने ही है, और बाकी जो बच गए आपके, वो आपको देखना होगा किस टॉपिक से कंफर्टेबल हो। जरूर नहीं कि सारे स्टैट्स के आपको करने हैं पूरे 20 के 20, यूनिट बी में 25 और यूनिट सी में 20 के 20 स्टैट्स के ही। आप रियल, लीनियर, है ना, जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, लीनियर, रियल और स्टैट्स, ये तीनों सही करोगे तो आप 200 मार्क्स के इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में पूरा, और 200 मार्क्स के ही अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम। तो आप देख लो किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो। स्टैट्स का भी पूरा स्टैट्स करने की जरूरत नहीं है कि 100% करना है, स्टैट्स से सिर्फ करेंगे। आप लीनियर, रियल भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो वो समझ आएगा ईयर वाइज पीवाईक्यू करके, या है ना, तो ईयर वाइज पेपर सॉल्व करोगे तो समझ आएगा कि 200 मार्क्स कहाँ से पूरे करेंगे हम। ठीक है, सॉल्व करके आइए, आगे आ जाइए, स्टॉप करते हैं, थैंक यू।